जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। रविवार की शाम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इस तरह से मोदी के मंत्रिमंडल में न केवल बीजेपी के बल्कि इस बार एनडीए के जो बाकी के घटक दल थे उनको भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला और मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। 272 का जो मैजिक फिगर है, जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है, वो मोदी सरकार के पास है। हालांकि पिछली सरकारों में, जो मोदी के पिछले 2 कार्यकालों में अगर देखें तो उनके पास में अपना बहुमत था, बीजेपी के पास खुद की पर्याप्त सीटें थी बहुमत के लिए, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रही। लेकिन अगर एनडीए के घटक दलों को मिला लें तो फिर बीजेपी के पास में पर्याप्त आंकड़े हैं और फिलहाल इस सरकार को कोई खतरा नहीं लगता। हालांकि ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कल को अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में सरकार खतरे में पड़ सकती है और फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। मोदी के इस वर्तमान मंत्रिमंडल में 6 मंत्री महाराष्ट्र से हैं। इनमें बीजेपी के मंत्री भी हैं, एक आरपीआई के रामदास आठवले हैं और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से भी एक मंत्री हैं। यह संख्या 7 हो सकती थी अगर अजीत पवार वाली एनसीपी एक मंत्री पद को स्वीकार कर लेती। अजीत पवार की एनसीपी को एक राज्य मंत्री का पद दिया गया स्वतंत्र प्रभार के साथ, लेकिन अजीत पवार ने उसे लेने से मना कर दिया। अब उनके इस इंकार के बाद में चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह से एनडीए में मनमुटाव हो गया है और पहली बार किसी की नाराजगी सामने आई है। अजीत पवार का कहना है कि वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा, उनकी पार्टी को कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा और इसके लिए नाम भी तय हो चुका था। नाम तय हुआ था प्रफुल्ल पटेल का, जो कि पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान केंद्र में मंत्री रह चुके थे। तो प्रफुल्ल पटेल ने भी तैयारी कर ली थी फिर से मंत्री बनने की, लेकिन तब बीजेपी की ओर से आ गई गुगली और कहा गया कि जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं मंत्री पदों को देने के, कि किस पार्टी को, किस घटक दल को कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा, कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, किसको राज्य मंत्री पद दिया जाएगा, तो उस मुताबिक एनसीपी को सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद ही मिलता है। और वो इसलिए मिलता है क्योंकि अभी जो चुनाव नतीजे आए उनमें एनसीपी सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीत पाई। सुनील तटकरे, जो कि महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख हैं, वो ही चुनाव जीत पाए रायगढ़ की सीट से। यहां तक कि अजीत पवार की अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि बारामती सीट से चुनाव लड़ रही थी सुप्रिया सुले के खिलाफ, शरद पवार की बेटी के खिलाफ, वो भी हार गई। तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई और ऐसे में जब एक ही सीट जीत पाए अजीत पवार तो फिर उनको राज्य मंत्री का पद ही ऑफर किया गया। लेकिन इस पर प्रफुल्ल पटेल का यह कहना था कि यह तो उनके लिए एक तरह से डिमोशन होगा, क्योंकि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में वो राज्य मंत्री का पद कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इतने लंबे अरसे से राजनीति में हैं, 4 दशकों से राजनीति में हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं और ऐसे में राज्य मंत्री का पद, जो कि एक जूनियर राजनेताओं को अक्सर ये पद दिया जाता है, वो कैसे स्वीकार कर लें? तो फिर उनकी ओर से मना कर दिया गया। इस सिलसिले में महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की यह सफाई थी कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनका निर्वहन जरूरी है और किसी एक पार्टी के लिए वो क्राइटेरिया नहीं बदली जा सकती। हालांकि अजीत पवार को यह आश्वासन दिया गया है कि कुछ वक्त के बाद आगे चलकर उनकी इस मांग को पूरा किया जा सकता है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। अच्छा, इस मंत्री पद को लेकर खबर आ रही है कि खुद अजीत पवार की एनसीपी में ही घमासान मच गई।
सुनील तटकरे जो एकमात्र लोकसभा के सांसद हैं अजीत पवार की पार्टी से, उनकी और प्रफुल्ल पटेल की भिड़ंत हो गई। जहां एक तरफ प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि ये एक तरह से बेइज्जती होगी, राज्य मंत्री का पद हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, तो सुनील तटकरे का कहना था कि नहीं, स्वीकार कर लेना चाहिए, वो राज्य मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। तो इस बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हो गया। हालांकि आखिरकार तय ये हुआ कि राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया जाएगा और इंतजार किया जाएगा। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या अजीत पवार नाराज होने के बाद एनडीए से बाहर हो जाएंगे। यहां पर दो बातें हैं। एक तो अजीत पवार के नाराज होने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका एक सांसद हट भी जाता है तब भी बीजेपी के बहुमत के आंकड़े पर, एनडीए सरकार के बहुमत के आंकड़े पर कोई ज्यादा आंच आने वाली नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या वाकई में अजीत पवार एनडीए छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि एनडीए के साथ में आने पर अजीत पवार का फायदा ही फायदा हुआ है। एक तो जेल जाने से बच गए। 2019 से लगातार बीजेपी अजीत पवार को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही थी। खुद देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त घूम घूम कर कहते थे कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में वापस आएगी तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, जेल भेज दिए जाएंगे। उसके बाद भी जब पिछले साल अजीत पवार ने जुलाई के महीने में बगावत की थी, उससे चंद दिनों पहले तक भी खुद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में आके उनको टारगेट करते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे। लेकिन फिर हुआ यह कि जुलाई के पहले हफ्ते में अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी और महाराष्ट्र का जो सत्ताधारी गठबंधन था महायुति का, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी साथ में है, उस गठबंधन में शामिल हो गए और इसी के साथ उनके दिन बहुर गए। तमाम आपराधिक मामलों में भी उनको राहत मिल गई और साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल गया, राज्य सरकार के कई अहम मंत्रालय भी मिल गए। तो ऐसे में अजीत पवार आखिर क्यों छोड़ के जाएंगे बीजेपी के साथ? और अभी 3.5-4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। उस दौरान ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अजीत पवार की क्या स्थिति होती है। अजीत पवार कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये एक बड़ा सवाल होगा और आशंका जताई जा रही है कि उसको लेकर महायुति में, एनडीए का जो छोटा स्वरूप है महाराष्ट्र में, उसको महायुति कहते हैं, उसमें काफी खींचतान होने वाली है, क्योंकि सीटों का बंटवारा तब 4 पार्टियों के बीच होगा। बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली एनसीपी और चौथा नाम राज ठाकरे का। राज ठाकरे ऐलान कर ही चुके थे लोकसभा चुनाव के दौरान की विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ेंगे। अब चूंकि उन्होंने लोकसभा में बीजेपी का प्रचार किया है, तो बदले में बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़ लेगी। विधानसभा के वक्त में उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी सीटें देनी होंगी, तो बहुत मारामारी होने वाली है। तो जो कुछ भी होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।